नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं गुलशन नंदा जी द्वारा लिखित लक्ष्मण रेखा का छठा भाग। ये गुलशन नंदा जी का बहुत ही भव्य नॉवल है और यदि आपने पहले के 5 भाग नहीं सुने हैं तो उन्हें अवश्य ही सुने। पूना में मुक्ता के काफ़ी दिन लग गए थे। जब वह फ्लैट में दाखिल हुई तो रात के 8 बज रहे थे। उसने फ्लैट का दरवाज़ा बंद करके नाइट ऑन की और संतोष की ठंडी सांस ली। आज उसके चेहरे पर पहले जैसी उदासी और निराशा नहीं थी। आंखों में आशा की चमक और गालों में जीवन की लालिमा थी। पूना को जलवायु और सुमित्रा आंटी की संगत ने जैसे उसकी काया ही पलट दी थी। इतने दिनों से बंद फ्लैट में उसे अजीब सी घुटन का एहसास हुआ और हॉल की खिड़की खोल दी। फिर इतने दिनों से बंद फ्रिज को ऑन किया, पंखा फुल स्पीड से चला दिया और अपने आप को सोफे पर गिराकर आराम करने लगी। अकेले होते हुए भी आज उसे एकाकीपन कोई खास अखर नहीं रहा था। वह घर जो कुछ दिन पहले पराया लगने लगा था फिर से अपना लगने लगा था। उसने फर्श पर बिछे कालीन, फर्नीचर और दीवारों को एक नज़र से देखा जिन पर धूल की एक परत विराजमान हो गई थी। उसे लगा जैसे वह सब उससे शिकायत कर रहे थे, तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी। अपने इस विचार पर वह स्वयं ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। एकाएक दरवाजे की घंटी ने उसकी हंसी को गंभीरता में बदल दिया। उसने लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। सलाम मेम साहब, सामने खड़े लिफ्टमैन ने कहा। उसके हाथ में एक चिट्ठी और पैकेट था। कैसे हो रघु? अच्छा हूँ, कल साहब आए थे। रजत आया था? वह खुशी से पागल सी होकर बोली, फिर अपने इस उतावलेपन पर स्वयं ही झेंप सी गई। जी, यह चिट्ठी और पैकेट दे गए हैं। उसने लिफाफा और पैकेट मुक्ता को दे दिए और सलाम करके चला गया। लिफ्टमैन के जाते ही मुक्ता ने दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर बैठकर ध्यान से उस लिफाफे को देखने लगी जिसे खोलने का साहस नहीं हो रहा था। फिर अनजान भय और उत्सुकता के मिश्रित भावों के साथ उसने लिफाफा खोला और पढ़ने लगी। बड़ा संक्षिप्त सा पत्र था। मुक्ता डियर, मैं कल अमेरिका जा रहा हूँ। इस पहले की वाक्य पर मुक्ता का दिल धक से रह गया। उसने क्षण भर के लिए आंखें बंद कर लीं, फिर आंखें खोलकर सहमी सी आगे पढ़ने लगी। जाने से पहले तुम्हें मिलना आया था, लेकिन भाग्य में यह विदाई का मिलन भी नहीं था। खैर, तुम्हारे वकील से मिलकर सारे कागजात पर तुम्हारी इच्छानुसार हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब मेरे पास तुम्हारे लिए शुभकामनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं। अगले सप्ताह ही हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। एक छोटा सा उपहार लाया था। आशा है तुम इसे स्वीकार कर लोगी, फेंक नहीं दोगी। तुम्हारा रजत। पत्र के नीचे तुम्हारा लिखकर रजत ने काट दिया था। वह देखकर मुक्ता के दिल में एक बरछी सी पार हो गई। आंखें भीग गईं और चिट्ठी उसकी उंगलियों से छूटकर नीचे गिर गई। उसने झुककर फिर उसे उठा लिया और कांपती उंगलियों से वह पैकेट खोलने लगी जिसमें उसके ब्याह की वर्षगांठ का उपहार था। उपहार देखते ही मुक्ता पहले चौंकी और फिर तड़प कर रह गई। वह मुक्ता का ही पोर्ट्रेट था जिसे बनाने का सपना उसने शिमला में देखा था। यह चित्र उसकी आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक था। मुक्ता वैसे तो माँ ना बन सकी थी, लेकिन रजत के चित्र में उसे माँ बना दिया था। एक भरे भरे बदन की गर्भवती स्त्री जिसकी आंखों में गहरा संतोष था और चेहरे पर ममता का तेज था, और कल्पना में वह बच्चा था जिसे अपने अथाह प्यार के उपहार के रूप में वह अपने पति को भेंट करने वाली थी। इस चित्र को देखकर मुक्ता को अपना दिल भीतर से पिघलता हुआ सा अनुभव हुआ। आंखें डबडबा गईं और सीने से अनायास एक आह निकलकर हॉल में गूंजी। चित्र को देखते देखते वह शिमला की बर्फानी घाटी में पहुंच गई। तभी इस विचार ने उसे तड़पा दिया कि रजत एक लंबे समय के लिए अमेरिका जा रहा है। यह सोचते ही वह पागल सी हो उठी। वह तेजी से टेलीफोन की ओर लपकी। उसने जल्दी से रिसीवर उठाया और शीतल का नंबर मिलाने के लिए डायल घुमाने ही लगी थी कि कुछ सोच कर रह गई। फिर उसने डायरी से मिस्टर सिंह का नंबर देखकर डायल घुमा दिया। दूसरी ओर से उसे मिस्टर सिंह की पत्नी की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुक्ता को बताया कि उसके पति लगभग आधा घंटा पहले रजत को सी ऑफ करने एयरपोर्ट गए हुए हैं। ओह, मुक्ता के मुंह से निकला और फिर झट उसने पूछा, रजत कौन सी फ़्लाइट से जा रहा है? नंबर तो पता नहीं। 11-12 बजे
जाती है शायद। मुक्ता ने झट फ़ोन बंद कर दिया। तेज़ी से अपना बैग उठाकर बेडरूम में गई, अलमारी से एक सुंदर साड़ी खींची और जल्दी जल्दी एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो गई। वह किसी अज्ञात खुशी से कांपे जा रही थी और इस फुर्ती से तैयार हो रही थी जैसे समय का एक एक क्षण बहुत कीमती हो गया हो। थोड़ी देर बाद मुक्ता टैक्सी में बैठी मुंबई सहारा एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। वह बार बार कलाई पर बंधी घड़ी की सुइयों को देखती जो उसके दिलों की धड़कनों से भी अधिक तेजी से भाग रही थी। रजत के अमेरिका जाने से पहले वह उससे मिलना चाहती थी और बार बार टैक्सी ड्राइवर को तेज चलने के लिए कह रही थी। टैक्सी ड्राइवर उसके दिल की बेचैनी को भली भांति समझ रहा था, लेकिन ट्रैफिक था कि उसके मन की व्याकुलता को प्रतिक्षण बढ़ाए जा रहा था। जब मुक्ता की टैक्सी सहारा एयरपोर्ट के बाहर लॉज में रुकी तो रात के 11 बज रहे थे। मुक्ता ने बिना मोटर को पढ़े एक 100 रुपये का नोट ड्राइवर की ओर बढ़ा दिया और तेज़ी से अंदर की ओर बढ़ी। उसने आसपास के यात्रियों पर दृष्टि डालते हुए टीवी पर एयर इंडिया की फ़्लाइट का समय देखा। न्यूयॉर्क जाने वाली फ़्लाइट के सिक्योरिटी चेक की घोषणा हो चुकी थी। वह जल्दी से डिपार्चर हॉल के दाखिले से जाने लगी तो गेट पर सिक्योरिटी वाले ने उसे रोक दिया और अंदर नहीं जाने दिया। प्लीज़ जाने दीजिए, मेरे पति अमेरिका जा रहे हैं। तो आपको समय से पहले आना चाहिए था। ट्रैफिक में फंस गई थी, देर हो गई। सॉरी, मैं मजबूर हूँ। प्लीज़ मुझे मत रोकिए। अगर वह मुझे बिना मिले चले गए तो। मैडम, यात्रियों का रास्ता मत रोकिए, चाहिए एयरपोर्ट मैनेजर से मिलिए, शायद वह आज्ञा दे दें। ओह, आप नहीं समझेंगे, उसने जरा कटु स्वर में कहा और इससे पहले कि सिक्योरिटी ऑफिसर उसे वहाँ से हटाता वह उसे धक्का देकर परे करती हुई तीर की तरह हॉल में दाखिल हो गई। आसपास खड़ी भीड़ इस स्त्री के साहस को देखकर चकित सी रह गई। किसी ने टिप्पणी भी की, बड़ी तेज है। सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसके पीछे भागना चाहा, लेकिन दाखिले पर रुकी यात्रियों की भीड़ को देखकर वहीं रुक गया। मुक्ता तेजी से हॉल में खड़े यात्रियों और दूसरे लोगों की भीड़ को चीरती हुई उस काउंटर तक जा पहुंची जहां से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट के यात्री कस्टम के लिए जा रहे थे। उसने दूर पंक्ति में खड़े रजत को देख लिया और भीड़ को चीरती हुई तेजी से उसकी ओर लपकी, लेकिन जब वह उस स्थान पर पहुंची तो रजत अंदर जा चुका था। रजत रजत कहती वह चीख सी पड़ी, लेकिन उसकी आवाज़ यात्रियों के शोरगुल में डूब कर रह गई। उसने कांपती हुई निगाहों से कस्टम हॉल के अंदर झांकने का प्रयत्न किया, लेकिन रजत उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। निराश होकर जब वह पलटी तो सामने लोहे के एक जंगले का सहारा लिए हुए शीतल को खड़ी देखा। वह शायद उसे देर से घूर रही थी। शीतल से दृष्टि मिलते ही मुक्ता को झेंप सी गई और आगे बढ़ने का प्रयत्न करने लगी। शीतल ने उंगलियों में थमे अधजले सिगरेट का आखिरी खश खींचा और उसे फर्श पर गिराकर अपने सैंडल से मसलते हुए मुक्ता के पास चली आई। उसने पीछे से धीरे से मुक्ता के कंधे पर हाथ रखा और वह रुककर उसे देखने लगी। उसकी नज़रें अभी तक कांप रही थीं और ओठ फड़फड़ा रहे थे। हेलो, शीतल ने ओठों पर एक चंचल मुस्कुराहट लाते हुए उसे विश किया। रजत चला गया? मुक्ता ने कुछ कांपते स्वर से पूछा। हाँ, चला गया। दूसरी ओर से मिस्टर सिंह ने आते हुए झट कहा। चंद मिनटों ही में तुम उसे मिस कर गई। माई बैड लक, लेकिन क्या मैं किसी प्रकार उससे मिल नहीं सकती? तुम उससे ना मिलो तो अच्छा है, शीतल कह उठी। क्यों? मुक्ता ने त्योरियां बढ़ाते हुए कहा। तुम्हें देखकर व्यर्थ ही परेशान हो जाएगा। एक बड़े मिशन पर जा रहा है वह। उसके दिमाग को इस समय किसी टेंशन की नहीं, पीस की आवश्यकता है। अब वह कोई मामूली आर्टिस्ट नहीं, मेरा पार्टनर है। शीतल ने पार्टनर शब्द पर बल देते हुए कहा। जानती हूँ, लेकिन बिजनेस और जीवन की पार्टनरशिप में अंतर होता है शीतल। मैं समझी नहीं, शीतल ने आश्चर्य से उसे देखते हुए कहा। तो अच्छी तरह समझ लो, अगर तुमने हमारे जीवन की पार्टनरशिप में अनुचित दखल दिया तो अपनी इस फर्म और बिजनेस को ठप समझो। मुक्ता ने पूर्ण आत्मविश्वास से उसे चेतावनी देते हुए कहा और बिना उससे आंख मिलाए सिंह की ओर देखते हुए बोली, चलिए मिस्टर सिंह। जाने से पहले उसने शीतल को घृणा से देखा और सिंह के साथ डिपार्चर हॉल से बाहर चली गई। गुस्से से शीतल के नथुने फड़कने लगे, होठ भिज गए। जब तक मुक्ता दृष्टि से ओझल नहीं हो गई वह उसे खजानी वाली दृष्टि से देखती रही।
फिर कंधे उचकाकर वह बड़बड़ाई, ब्लडी विच। और अपनी चिल्लाहट को कम करने के लिए उसने दूसरा सिगरेट सुलगा लिया तथा लाउड स्पीकर पर अनाउंसर के शोर में भी मुक्ता का कहा अंतिम वाक्य उसके कानों को छेदे जा रहा था और वह मानसिक कष्ट से तिलमिलाए जा रही थी। मिस्टर सिंह के साथ उनकी कार में बैठी मुक्ता निरंतर रजत और शीतल के बारे में सोचे जा रही थी। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। मिस्टर सिंह ने गाड़ी चलाते चलाते उसकी मनोदशा का अनुमान लगाकर पूछा, क्या सोच रही हो भाभी? यही कि शीतल से इतनी कटुता से बात करके मैंने कोई भूल तो नहीं की? बिल्कुल नहीं। एक पत्नी को ऐसी स्त्री के साथ ऐसा ही कठोर व्यवहार करना चाहिए। पत्नी? उसके मुंह से अनायास निकल गया और वह मौन दृष्टि से सिंह को देखने लगी। बधाई हो भाभी, सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। किस बात की बधाई दे रहे हो? तुमने मेरे दोस्त को तलाक देने का फैसला जो बदल दिया। मिस्टर सिंह, वह तड़पकर बोल उठी और फिर दिल में दबी पीड़ा को छुपाने के लिए उसने गर्दन झुका ली। मिस्टर सिंह ने सामने लगे आईने में उसकी आंखों में झलक आए आंसुओं को और चेहरे से झलकते अंतर की पीड़ा और किसी अनजान भय के भावों को पढ़ लिया था। उसने मुक्ता से और कोई बात नहीं की, बल्कि उसका ध्यान शीतल और रजत से हटाने के लिए डैशबोर्ड पर लगे टेप रिकॉर्डर को ऑन कर दिया। मेहदी हसन अपनी दिल में उतर जाने वाली आवाज़ में गा रहा था, अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। उस रात मुक्ता देर तक ना सो सकी। वह देर तक बिस्तर में तकिए का सहारा लिए न जाने कब तक रजत की बनाई हुई उस तस्वीर को देखती रही जो उसकी शादी की वर्षगांठ के उपहार में छोड़कर चला गया था। अपने गोल मटोल बदन, चेहरे पर लाली और आंखों में ममता की चमक का एहसास करती हुई वह कल्पना के संसार में उड़ने लगी। उसे लगा जैसे सचमुच वह रजत के बच्चे की मां बनने वाली है और उसका प्यार उसकी कोख में पल रहा है, उसकी छातियों में डूब उतर आया है और वह अपने बच्चे के मुंह से लगाने के लिए बेचैन है। इस कल्पना से उसे एक अनोखी सी गुदगुदी अनुभव हुई और वह अनायास खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर अचानक उसकी हंसी की गूंज कमरे की छत से टकराकर एक पीड़ा भरे मौन में बदल गई। वह फिर वास्तविकता की दुनिया में लौट आई और सोचने लगी, उसका ऐसा भाग्य कहाँ कि वह रजत के बच्चे की मां बन सके। वह तो ऊसर धरती है जिसमें कोई पौधा नहीं लग सकता, कोई फूल नहीं खिल सकता। उसके मुंह से एक ठंडी आह निकल गई और वह फिर निराशा भरी नज़रों से एक तस्वीर को देखने लगी। एकाएक तस्वीर की आकृति बदलने लगी। पहले उसका सिर बदला, फिर माथा, फिर चेहरा। वह चौंक पड़ी, इसलिए कि वह चेहरा तुलसी का था। फिर सारा बदन तुलसी का बन गया, गोल मटोल भरा भरा बदन, लेकिन चेहरे पर लाली के स्थान पर छाई हुई पीलाहट, आंखों में ममता की चमक के स्थान पर घोर निराशा की धुंध और आंसू, और तस्वीर ही में से सिसकती हुई आवाज़ उभरी, मुझे इस बच्चे की मां नहीं बनना। मैं ऐसे बच्चे को दुनिया में क्यों लाऊं जिसके लिए ना मैं सम्मानजनक रहने का प्रबंध कर सकती हूँ, न खाने पीने पहनने का, न शिक्षा का। उसे बाप का नाम तक तो दे नहीं सकती। नहीं नहीं, मैं यह बच्चा पैदा नहीं होने दूंगी। और तुलसी की यह आवाज़ एक दर्द भरी चीख बनकर कमरे के सन्नाटे में गूंजने लगी। मुक्ता ने भयभीत होकर अपने दोनों कानों को बंद कर लिया और तकिए में मुंह छुपाकर पड़ गई। तुलसी की तबीयत अचानक खराब हो जाने से उसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। उसके बदन में खून की कमी हो गई थी, इसलिए उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा था ताकि डिलीवरी से पहले उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। फादर फ्रांसिस ने दवाइयों और मेडिकल का सारा खर्चा चर्च के जिम्मे ले लिया था ताकि आश्रम पर तुलसी का अत्यधिक बोझ न पड़ने पाए। तुलसी जहां फादर फ्रांसिस के उपकार के तले दबी जा रही थी, वहां इस बात का भी उसे दुख था कि उसका बच्चा अनाथ और लावारिस कहलाएगा और रजत का खून ईसाई बना दिया जाएगा। लेकिन वह करती भी क्या, विवश थी। समाज में इस बच्चे को अपनाने वाला भी कौन था? यह सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। उन्हीं झिलमिलाते आंसुओं में अचानक एक छवि उभर आई। उसने धुंधली आंखों के साथ देखा कि उसके बिस्तर के पास खड़ा कोई उसे ध्यान से देख रहा है। यह मुक्ता थी।
जिसे पहचानते ही तुलसी ने झटके से अपना सिर उठाया, आंचल से अपने आंसू पोंछे और थरथराते ओठों से बोल उठी, मेम साहब आप? हाँ तुलसी, मुक्ता ने मुस्कुराकर कहा और बेड के पास रखा स्टूल खींचकर उस पर बैठ गई। कैसी हो? ठीक हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं अस्पताल में हूँ? आंटी से। आप तो बम्बई चली गई थी ना? बम्बई और पूना में फासला ही कितना है, सोचो। तुम्हें देखा हूँ। मुझे? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ तुम्हें। जब से तुमने अपने बच्चे को दम देने का फैसला किया है, तुम्हारी देखभाल मेरा कर्तव्य बन गया है। इसके साथ ही उसने फर्श पर रखी टोकरी से एक डिब्बा निकाला और बेडसाइड टेबल पर रखती हुई बोली, थोड़ी सी पंजीरी लाई हूँ तुम्हारे लिए। बड़ी बूढ़ी औरतें कहती हैं ऐसे में शक्ति के लिए यह जरूरी है। मुक्ता की यह बात सुनकर तुलसी की ठंडी धमनियों में गर्म लहू यूं दौड़ने लगा मानो पंजीरी ने अभी से अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया हो। उसे एक अजीब सी शक्ति आ गई और वह फड़फड़ाते ओठों से पूछ बैठी, मेम साहब आपने मुझे क्षमा कर दिया? हाँ तुलसी, और साहब वे अमेरिका चले गए हैं, उन्हें इस बात का कुछ ज्ञान नहीं। आपने मुझे क्षमा करके मेरे मन का बोझ उतार दिया। अब बच्चा फादर को सौंपकर मैं चैन से मर सकूंगी। नहीं तुलसी, तुम मरोगी नहीं, और ना यह बच्चा किसी चर्च या अनाथालय को देना होगा। तो फिर क्या होगा इसका? उसने दुख और आश्चर्य से पूछा। यह मेरी गोद में पलेगा, मैं इसकी माँ बनूंगी। मेम साहब, तुलसी भावुकता से थरथराती आवाज़ में बोली और पथराई नज़रों से उसे यूं देखने लगी जैसे उसने कोई अनहोनी बात कह दी हो। उसे क्षण भर के लिए यूं लगा जैसे किसी तपते हुए मरुस्थल में चलते चलते अचानक वह किसी घनी छांव तले आ खड़ी हुई हो। मुक्ता की आंखों में ममता की अनोखी झलक देखते हुए डूबती आवाज़ में उसने पूछा, यह क्या कर रही हैं मेम साहब? हाँ तुलसी, रजत का बच्चा मेरा ही तो बच्चा है कि नहीं? हाँ हाँ मेम साहब, तुलसी ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा और उसकी आंखें झलक पड़ीं। लेकिन तुम्हें एक वचन देना पड़ेगा। क्या? यह भेद हम तीनों के बीच ही रहेगा, दूसरा कोई ना जान पाए। तीनों कौन? मैं, तुम और आंटी, रजत भी नहीं। इस बात से तुलसी के दिल को हल्का सा धक्का लगा, लेकिन वह झट संभल गई और सोचने लगी, कहीं यह सब सपना तो नहीं? क्या ऐसा संभव हो सकता है? हे भगवान, वह तो अपने आप को भाग्यहीन समझकर धिक्कार रही थी, और वह तो भाग्यशालिनी है, उस पर स्वयं भगवान का हाथ है। बड़े असमंजस में उसने पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं मेम साहब? हाँ तुलसी, एक बात और समझ ले, आज से तू मुझे मेम साहब नहीं, दीदी कहकर पुकारेगी। दीदी का शब्द मुक्ता के मुंह से सुनते ही तुलसी का दिल यूं उछला जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। उसकी आंखों में तैरते आंसू खुशी से झलमिलाने लगे। उसने असीम भावुकता से दीदी दीदी कहते हुए मुक्ता का हाथ थाम लिया और उसकी गोद में अपना चेहरा छुपाकर बच्चों के समान बिलक बिलक कर रोने लगी। जैसे उसे लगा जैसे उसके टूटे हुए जीवन को ममता का सहारा मिल गया हो, और वह उस सहारे की दृढ़ता से थामे तब तक रोती रही जब तक रोते रोते निढाल नहीं हो गई। रुदन शिश्कियों में बदल गया और फिर धीरे धीरे स्वयं ही थम गया। जब तक वह रोती हुई मुक्ता धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरती रही, उसकी अपनी आंखों से आंसू झिलमिला रहे थे, किंतु उसके दिल को बड़ा संतोष मिल रहा था। रजत को न्यूयॉर्क आए हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। शीतल भी अपनी मॉडलिंग की जिम्मेदारियों को समाप्त करके अमेरिका चली आई थी और चंद दिन होटल में ठहरने के बाद रजत ही के अपार्टमेंट में रहने लगी थी। यह उनके लिए कोई नई और अनोखी बात नहीं थी। बम्बई ही में वह इस प्रकार एक ही छत तले 2 दोस्तों के समान रहने के अभ्यस्त हो चुके थे, और अब तो उनकी दोस्ती पार्टनरशिप के कारण और भी दृढ़ हो गई थी। रजत मिस्टर जोन्स के होटल की दीवारों को हिंदुस्तानी और मुग़ल आर्ट की पेंटिंग से सजा रहा था। जब भी उसे किसी हिंदुस्तानी स्त्री के मॉडल की ज़रूरत अनुभव होती, शीतल उस स्त्री के रूप में ढल जाती। वह कभी मारवाइज नज़र आती, कभी महाराष्ट्रियन और कभी बंगालिन, कभी दक्षिण भारत के ठेठ मलयाली लड़की। वह रजत के अध्ययन और संदर्भ के लिए दुकानों और लाइब्रेरियों से ढूंढ ढूंढ कर पुस्तकें भी लाती थी और बिलकर पत्नी के समान उसकी सेवा में लगी रहती, ताकि उसके आर्ट ही में नहीं दिल में भी अपना स्थान बना सके। हिंदुस्तान से वह मन में ही फैसला करके चली थी कि वह हर मूल्य पर रजत को मुक्ता से छीन लेगी। एयरपोर्ट पर मुक्ता की दी हुई धमकी अब तक उसके दिल में कांटे के समान खटक रही थी।
काम से जब दोनों को अवकाश मिलता तो वह टीवी देखने बैठ जाते। इससे मन ऊबता तो शतरंज की बाजी पर जम जाते, और जब उससे भी थक जाते तो अमेरिकी पत्रिकाओं तथा पुस्तकें उठाकर पढ़ने लगते। इस बीच जब कभी शीतल अधिक घनिष्ठ होकर दोस्ती की सीमा पार करने का प्रयत्न करती तो वह बड़ी सुंदरता से उसे टालकर अपने कमरे में बंद हो जाता। शीतल तिलमिलाकर रह जाती, लेकिन बिजनेस का ध्यान रखते हुए नियंत्रण में से काम लेती। उसने अनुभव कर लिया था कि मुक्ता के प्रेम को उसके दिल से खुरच निकालना सरल काम नहीं था, लेकिन असंभव भी नहीं था। इसलिए वह अपने प्रयत्नों में लगी धीरज से उस समय की प्रतीक्षा कर रही थी जब मुक्ता और रजत के जीवन की दरार बढ़कर तलाक का रूप धारण कर ले। एक शाम जब दोनों काम से लौटे तो बला की सर्दी थी। बम्बई के समशीतोष्ण जलवायु में रहने के बाद शरीर को काट देने वाली वह अत्यंत ठंडी हवाएं रजत ने बड़े समय बाद अनुभव की थीं। कभी कभी तो बर्फ़ पड़ने के बाद इतनी ठंड और तेज़ हवा चलती कि उन्हें अपनी हड्डियों का गूदा तक जमता हुआ अनुभव होता। आज की हवा भी कुछ ऐसी ही ठंडी और तेज़ थी। दोनों ने जैसे ही बिल्डिंग के लॉज में कदम रखा तो उनकी जान में जान आई। लॉज का दरवाज़ा बंद होते ही रजत लिफ्ट की ओर लपका और जेब से पोस्ट बॉक्स की चाबी निकालता हुआ शीतल से बोला, डियर, देखो तो एक डाक है, सुबह देख लेंगे, ऐसी भी क्या जल्दी? तुम्हें नहीं, मुझे है। उसने सर्दी से लाल हुए ओठों पर धीमी सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, और शीतल मौन खड़ी उसकी आंखों में आशा और प्रतीक्षा के उन भावों को पढ़ने लगी जो डाक आने के समय प्रायः स्वयं ही उसकी आंखों में उत्पन्न हो जाया करते थे। शायद वह बेचैनी से मुक्ता के पत्र की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके इस भाव की कल्पना करके वह मन ही मन सुलग उठी। उसके अपने सीने में एक बर्छी सी आर पार हो गई। उसने असमंजस को देखकर रजत लिफ्ट में जाने की बजाय स्वयं ही दीवार में लगे अपने पोस्ट बॉक्स की ओर बढ़ रहा था कि शीतल में उसने चाबी झपट ली और ओठों पर चपल सी मुस्कुराहट लाते हुए बोली, रिलैक्स यार, तुम तो बड़े अधीर हो। जाओ हॉल में हीटर ऑन कर दो, मैं अभी डाक लेकर आती हूँ। रजत ने अपार्टमेंट में दाखिल होते ही सारे कमरों के हीटर ऑन कर दिए ताकि शीतल के आने से पहले ही सारा अपार्टमेंट गर्म हो जाए, और स्वयं डाक की प्रतीक्षा करने लगा। उसे मुक्ता के पत्र की बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा थी। वह अपने प्रति उसकी तड़प अथवा अपेक्षा को जल्दी से जल्दी जान लेना चाहता था, लेकिन उसका दिल कहता था कि मुक्ता इतनी आसानी से उसे तलाक ना दे सकेगी। वह अपने मन की तड़प को शीतल से पूर्ण रूप से छुपाए रखने का प्रयत्न कर रहा था, क्योंकि यहाँ उसकी सफलता का यही स्रोत थी और थोड़े समय में उसके काम आ सकती थी। दरवाजे के बीच खुलते ही उसने मुड़कर अंदर दाखिल होती शीतल को देखा और बड़ी उत्सुकता से पूछा, एनी पोस्ट? इस पोस्ट में वह पत्र नहीं जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा है। शीतल ने गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए कहा और पोस्ट बॉक्स से निकले हुए कुछ बिजनेस के पत्र और पत्रिकाएं उसके सामने मेज पर रख दिए और अपने सुन्न होते हाथों को हीटर की गर्म हवा से सेंक कर मसलने लगी, और चोर दृष्टि से रजत का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसकी उदासी और निराशा का कारण जानते हुए भी उसे कुरेदने लगी। तुम्हें मुक्ता के पत्र की प्रतीक्षा थी ना? हाँ शीतल, उसे अब भूल जाओ, वह पत्र नहीं लिखेगी। क्यों? उसने सोफे पर बैठते हुए कहा, नारी हूँ ना, नारी के मन को जानती हूँ। जब वह हट पर आती है तो अपना बुरा भला सब कुछ भुला देती है, लेकिन वह ऐसी नहीं। रजत के मुंह से अचानक निकल गया, लेकिन वह कुछ कहते कहते रुक गया। शीतल ने शुष्क ओठों पर जवान फेरकर उन्हें गीला किया और अपना मफलर और ओवरकोट उतार कर एक ओर रख दिए। फिर अर्थपूर्ण दृष्टि से उसे देखती हुई किचन में चली गई। थोड़ी ही देर में वह गरम गरम कॉफ़ी के 2 प्याले लिए हुए वापस आ गई। रजत सोफे पर आराम से लेटा डाक में आए हुए मैगजीनों को सरसरी दृष्टि से देख रहा था। शीतल को देखते ही वह उठ बैठा और उसके हाथ से कॉफ़ी का एक कप थाम लिया। शीतल उसके पास ही कालीन पर बैठ गई और तीखी नज़र से उसे देखती हुई बोली, कहो तो मुक्ता को फ़ोन मिला दूँ? नहीं, उसके लिए चिंतित भी हो और बात भी नहीं करना चाहते। बात ना करना और बात है, लेकिन बीते दिनों की यादों को मिटा देना आसान नहीं होता शीतल। उसे क्या याद करना जिसने तुम्हारे इतने प्यार और इतने परिश्रम से बनाए चित्र के लिए एक शब्द थैंक्स का भी नहीं लिखा, शादी की सालगिरह का एक कार्ड तक ना भिजवाया। मुझे तो विश्वास है उसने तुम्हारे दिल की तरह तुम्हारे हाथ की बनी तस्वीर को भी फाड़कर अपने पैरों से कुचल दिया होगा। नहीं, वह जैसे चीख पड़ा,
और उसके बदन की थरथराहट से हाथ में पकड़ा कॉफ़ी का प्याला गिरते गिरते बचा। प्रहार इतना तीव्र था कि रजत को अपने आप को संभालने में काफ़ी समय लग गया। शीतल चुपचाप उसके चेहरे पर आते जाते रंगों को देखती हुई कॉफ़ी की चुस्कियों का भी आनंद लेती रही। मन ही मन वह प्रसन्न हो रही थी कि दिन प्रतिदिन वह उसे पत्नी से दूर करने में सफल हो रही है। उसने कुछ सोचकर जल्दी से कॉफ़ी का प्याला समाप्त किया और उठते हुए बोली, मैं तैयार होने जा रही हूँ। और वह अपना ओवरकोट और बैग उठाकर बेडरूम की ओर चली गई। बेडरूम का दरवाज़ा बंद करते ही उसने ओवरकोट की अंदर की जेब से मुक्ता का भेजा हुआ वह पत्र निकाला जो उसने रजत को लिखा था और शीतल ने पोस्ट बॉक्स से निकाल कर छुपा लिया था। यह एक सुंदर दिवाली कार्ड था जिसमें मुक्ता ने अपने पति को नव वर्ष की शुभकामनाएं भेजी थीं और साथ ही उसने अपने पहले पत्र का उत्तर न मिलने का गिला किया था। मुक्ता का पत्र पढ़ते ही उसके तन बदन में एक ज्वाला भड़क उठी और उसने कार्ड के टुकड़े टुकड़े करके उसे बाथरूम के कबोर्ड में डालकर पानी की जंजीर खींच दी और फिर गुस्से से बड़बड़ाई, साली, मेरा बिजनेस ठप कर देगी, इससे पहले मैं तेरा जीवन उखाड़ कर रख दूंगी। और उसने बाथ टब में स्नान के लिए गर्म पानी का नल खोल दिया। शीतल जब तैयार होकर बाहर आई तो रजत उसी प्रकार बैठा टीवी का कोई प्रोग्राम देख रहा था। शीतल ने चौंक कर पूछा, यह क्या, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए? नहीं शीतल, उसके सुंदर लिबास को देखते हुए वह बोला, क्या यह संभव नहीं कि जोन्स के यहाँ जाने का प्रोग्राम आज कैंसिल कर दें? क्यों? बहुत थका हुआ हूँ और फिर न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क आते आते सुबह हो जाएगी। तो क्या हुआ, कल संडे है, आराम से सो लेना। और पार्टी तो रिलैक्सेशन के लिए होती है। फिर जोन्स को हमने यहाँ आने का वचन भी तो दे रखा है। प्लीज़ 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 कुछ नहीं, ड्राइव मैं कर लूँगी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, याद रखना, रास्ते में वाइन की एक बोतल भी खरीदनी है जोन्स को देने के लिए। रजत उसकी हट के आगे इनकार ना कर सका और विवशता में तैयार होने के लिए अपने कमरे में चला गया। शीतल उसकी प्रतीक्षा में टीवी देखने लगी और साथ ही आईने में अपना मेकअप संवारने लगी। पार्टी के बाद जब दोनों मोटर कार में न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क लौट रहे थे तो रात के 3 बज चुके थे। ठंडी रात की धुंध ने रास्ते को धुंधला बना रखा था। टिमटिमाते हुए तारों को की तरह केवल रोशनी को धुंधली सी पंक्ति के अतिरिक्त रास्ते की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भी शीतल गाड़ी को अनुमान से बढ़ाती चली जा रही थी। साथ में बैठे रजत का बदन थकान से चूर हो रहा था। आंखों में नींद भरी हुई थी। जब कभी गाड़ी ऊंची नीची सड़क पर हिचकोले खाती तो वह धचके से सजग हो जाता और शीतल की ओर देखने लगता, जो बड़े विश्वास से स्टीयरिंग संभाले बैठी थी। रजत, यार, सारा रास्ता यूं ही सोते रहे तो मुझे भी नींद आने लगेगी और मैं एक्सीडेंट कर बैठूंगी। बस। उसने लापरवाही से उसकी अधूरी बात यूँ पूरी की जैसे उसको मौत की कोई चिंता ना हो। तुमने पार्टी में आज कुछ अधिक पी ली है, शीतल ने नज़रें घुमाकर व्यंग से उसे देखते हुए कहा और फिर अपनी नज़रें सड़क पर जमा दीं। इसलिए आंखें बोझिल हो रही हैं। तो बातें शुरू कर दो, आंखें भी खुल जाएंगी और रास्ता भी कट जाएगा। क्या बात करूं? जो तुम्हारे मन में आए यार। सोचता हूं तुमने ठीक कहा था। क्या नारी जब हट पर आ जाती है तो अपना भला बुरा कुछ नहीं सोचती। उसने मुश्किल से आंखों को खोलते हुए शीतल को देखा। लगता है सचमुच वह मुझे भूल गई। तुम भी उसे भूल जाओ, अब वह तुम्हारी नहीं रही। तो मुझे बीच में लटकाकर मेरे धैर्य की परीक्षा क्यों ले रही है? मुझे तलाक क्यों नहीं दे देती? उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में शिकायत भरे स्वर में कहा। वह तुम्हें तलाक कभी नहीं देगी। क्यों? ताकि वह उससे आज़ाद हो जाने के बाद किसी और के ना हो जाओ। तुम मुझे मुक्त ना करके वह स्वयं भी नरक की आग में चलती रहेगी। बड़े भोले हो तुम यार, यह निश्चित सी हंसी हंसते हुए बोली। नारी की आज़ादी का क्या? जवान है, सुंदर है, शिक्षित है और चतुर भी, कोई यार रख लेगी। शीतल, इस वाक्य को सहन ना करते हुए वह चीख पड़ा और उसे घूरकर यूं देखने लगा जैसे उसने उसकी पत्नी का बहुत बड़ा अपमान कर दिया हो। शीतल चंद क्षण चुपचाप गाड़ी चलाती रही, फिर अर्थपूर्ण ढंग से उसे देखती हुई बोली, सॉरी रजत, मेरा मतलब साथी से था, दोस्त, जैसे तुम और मैं। लेकिन रजत को इससे संतुष्टि ना हुई और वह लाल होता हुआ बाहर की गहरी धुंध को घूरता रहा।
मोटर गाड़ी उसी तेज गति से धुंध को चीरती हुई न्यूयॉर्क की ओर बढ़ती रही। रजत और शीतल के बीच फिर पहले जैसा मौन छा गया था। इस मौन को कभी कभी पुलिस गाड़ियों के सायरन की आवाज़ें तोड़ती हुई निकल जाती और फिर सन्नाटा छा जाता। सायरन की आवाज़ों और बाहर के शीत को कम करने के लिए शीतल ने गाड़ी के शीशों को चढ़ा दिया और सामने लगे हीटर को ऑन कर दिया। रजत मौन बैठा निरंतर मुक्ता ही के बारे में सोचे जा रहा था। उसे शीतल की बात में कुछ सच्चाई सी लग रही थी। वह ठीक कहती है, मुक्ता उसे कभी तलाक ना देगी, क्योंकि उसे डर है कि तलाक लेने के बाद वह कभी भी दूसरी शादी कर लेगा और वह उसे सहन नहीं हो सकेगा। वह यह भी भलीभांति जानती है कि वह माँ ना बन सकेगी, इसलिए स्वयं किसी से शादी ना कर सकेगी। हाँ, दोस्ती जरूर कर सकती है। इस प्रकार उसके जीवन की ज़रूरतें भी पूरी होती रहेंगी और उसे तड़पा तड़पा कर मार डालने के लिए उसे किसी और का भी नहीं होने देगी। वह सुंदर है, जवान है, पढ़ी लिखी है और तीव्र बुद्धि भी, जिसे चाहेगी दोस्त बना लेगी। उसने बहुत प्रयत्न किया कि किसी प्रकार सोचों को यह धारा बदल दे, अपनी घुटन और बेचैनी को कोई और मोड़ दे, लेकिन वह ऐसा ना कर सका। बार बार यही विचार उसके मस्तिष्क पर छाते रहे। अपनी इस कमजोरी पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट उसके ओठों पर उभर आई और फिर न जाने क्या सोचकर वह एकाएक पागलों की भांति ठहाके लगाने लगा। अचानक उसके ठहाके सुनकर शीतल घबरा गई। उसने जल्दी से मुड़कर उसकी ओर देखा। स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ ढीली हो गई और गाड़ी रोकने के लिए जब उसने ब्रेक लगानी चाही तो पांव ब्रेक के स्थान पर एक्सीलेटर पर जा पड़ा। गाड़ी एक झटके से स्पीड ब्रेकर पर उछली और इस बुरी तरह स्किड हुई कि शीतल के हाथ पांव फूल गए। इससे पहले कि रजत होश में आकर स्टीयरिंग को संभालता, मोटर कार सड़क के किनारे खड़े एक बुलडोजर से जा टकराई। कांच के टुकड़ों की बौछार के साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी बुलडोजर में जैसे धंस गई। शीतल एक भयानक चीख के साथ रजत से लिपट गई, जो स्वयं भी बुरी तरह कराह रहा था। इस धमाके और कराहटों के साथ कितनी ही रोशनियां इस धुंधलके में उनके आसपास जगमा उठीं। कितने ही सायरन एक साथ बज उठे। यूँ लगता था जैसे पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां इस घटना स्थल की ओर बढ़ती चली आ रही हों और इस शोर में रजत और शीतल की चीखें और कराहट दबकर रह गईं। रजत को जब होश आया तो वह न्यूयॉर्क के किसी अस्पताल में एक बेड पर पड़ा हुआ था। दुर्घटना के बाद जो कुछ हुआ उसका उसे ज्ञान नहीं था। वह यहाँ कब और कैसे आया, मस्तिष्क पर बल देने पर भी उसे याद नहीं आ रहा था। जैसे उसका मस्तिष्क उसके शरीर से अलग हो गया हो। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलते हुए आसपास देखने का प्रयत्न किया। ग्लूकोज की बोतल से उसके बदन में बूंद बूंद रस जा रहा था। दिल की धड़कनें गिनने के लिए मॉनिटर लगा हुआ था। तब अचानक उसने अनुभव किया जैसे किसी ने उसकी टांगों पर भारी बोझ रख दिया हो और वह उस बोझ के नीचे दबा जा रहा हो। उसने धीरे से गर्दन उठाई और धुंधली नज़रों से बाईं टांग को देखा, जो पलस्तर में जकड़ी हुई थी। यह समझते उसे देर न लगी कि उसकी टांग इस दुर्घटना में टूट चुकी है। यह देखते ही वह करा उठा और उसने चीखकर शीतल को पुकारा। रिलैक्स मैन। शीतल के स्थान पर एक काली नर्स उसके पास आई। डोंट वरी, यू आर ऑल राइट, बट माई लेग फ्रैक्चर्ड। नर्स ने उसके अधिक बातचीत करने की मनाही करके फिर उसका तकिया जमा दिया और उसके माथे पर आए पसीने को नैपकिन से साफ करते हुए उसने सिरिंज उठाई और धीरे से उसकी बाहों में कोई इंजेक्शन लगा दिया। नर्स के जाते ही उसकी दृष्टि शीतल पर पड़ी, जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुई थी। उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था और वह सहमी हुई नज़रों से उसे देख रही थी। शीतल ने फूल पास रखे हुए फूलदान में सजाते हुए धीमी आवाज़ में पूछा, कैसे हो अब रजत? इंजेक्शन के बाद उसमें बोलने की शक्ति कम रह गई थी। फिर भी उसने धीमी आवाज़ में उत्तर दिया, ठीक हूँ, लेकिन वह कहते कहते चुप हो गया और कांपती नज़रों से उसके चेहरे को देखने लगा, जहाँ कुछ खरोचों के निशान नज़र आ रहे थे। शीतल को सकुशल और सुरक्षित देखकर उसके पीले और मुरझाए चेहरे पर मुस्कान खिल आई। पलकों में खुशी के आंसू मोतियों के समान झिलमिलाने लगे। शीतल ने अपनी उंगलियों से उन आंसुओं को पोंछ दिया और मुस्कुराते हुए बोली, भगवान का शुक्र है हम बच गए, लेकिन मेरी टांग, घबराओ नहीं, ऑपरेशन करके हड्डी जोड़ दी गई है। डॉक्टर कह रहा था तुम फिर से चलने फिरने लगोगे। कब तक? 6-8 सप्ताह तो प्लास्टर में रहना ही होगा। ओह नो,
वह जैसे किसी अतिरिक्त पीड़ा से कराह उठा और एक झटके से अपनी निगाहों को शीतल के चेहरे से हटाकर दिल की धड़कन जांचने वाली उस मशीन को देखने लगा, जिसके स्क्रीन पर उसके दिल की धड़कनें एक नन्हे से गेंद के समान उछल रही थीं। जीवन का एक बेचैन क्षण, एक बेसमय की हंसी उसके लिए इतनी कड़ी यात्रा बन जाएगी, इसका उसे अनुमान भी नहीं था। दिन बीतते गए। शीतल का आधा समय घर पर और आधा अस्पताल में गुजरता। नर्सों के होते हुए भी वह उसकी देखभाल में लगी रहती। इस बीमारी में वह रजत के और भी निकट हो गई। रजत उसकी आत्मीयता और सहानुभूति का दिल से आदर करने लगा। जोंच का काम रुक गया था। रजत को उसकी काफ़ी चिंता थी। एक दिन जब शीतल उसके लिए स्पेशल सूप बनाकर लाई तो उसने पूछा, होटल के काम का क्या हुआ? जोंच इंतज़ार करेगा? कहीं उसने, तुम चिंता मत करो, मैंने इस बात पर उसे सहमत कर लिया है और वह इसी संबंध में कल तुमसे मिलने अस्पताल आने वाला है। कोई पत्र, कोई खबर? कोई नहीं। हाँ, मिस्टर सिंह का फ़ोन आया था। क्या कहा था उसने? तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और बातों ही बातों में हमारे बिजनेस के बारे में भी जानना चाहता था। तुमने क्या कहा? यही कि सब ठीक है। और एक्सीडेंट? मैंने उसे नहीं बताया। अच्छा किया तुमने। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी मजबूरी पर हंसे या हमारी कमजोरी से लाभ उठाए। वह उसका संकेत समझ गई और इससे पहले कि वह मुक्ता के बारे में कुछ पूछता, शीतल ने बात गोल करते हुए उसे सूप पिलाना शुरू कर दिया। मुक्ता रजत के बेटे की माँ बन चुकी थी। वह उसे नहला धुलाकर घंटों गोद में लिए बैठी देखती रहती। उसके नन्हे नन्हे हाथ पांव, पतले पतले ओंठ, छोटी सी नाक, तारों जैसी आंखें, कभी उसका अपने आप मुस्कुरा पड़ना, कभी माता सिकोड़ लेना, यह सब देखकर वह पागल सी हो जाती थी। बच्चे के रूप में उसे एक सुंदर खिलौना मिल गया था, जिससे जब चाहे वह अपना मन बहला सकती थी। जब वह बच्चे के रंग रूप नैन नक्श पर ध्यान से विचार करती तो उसे लगता जैसे छोटा सा रजत उसकी गोद में खेल रहा है और वह अपने इस विचार पर अनायास हंसने लगती। कभी कभी रजत के साथ बिताए सुंदर क्षणों को याद करके वह खो सी जाती। कुछ दिन पहले जिन यादों से वह उदास हो जाया करती थी, अब उन्हीं यादों में उसे एक अनोखा आनंद अनुभव होने लगा था। रजत के वियोग ने उसके जीवन में जो रिक्तता उत्पन्न कर दी थी, उसे इस बच्चे ने फिर से भर दिया था। अब उसे रजत की इतनी परवाह नहीं थी जितनी इस मासूम बच्चे की थी। दिन रात तन मन से वह उसी की देखभाल में लगी रहती। इस खुशखबरी को उसने अभी तक जान पहचान वालों ही से नहीं, घर वालों से भी गुप्त रखा था। उसका प्रोग्राम था कि कुछ समय बीत जाने के बाद वह इस सुंदर झूठ को लोगों के सम्मुख सच्चाई बनाकर प्रस्तुत करेगी। कई बार उसका मन चाहा कि वह रजत को यह बात लिख दे, लेकिन किसी अज्ञात भय से वह ऐसा करने का साहस न कर सकी। वह इस भेद को भेद बनाए रखने के लिए पहले ही महाबलेश्वर चली गई थी और अब 3 महीने के बच्चे के साथ पूना आ गई थी। आज जब वह बच्चे को गर्म पानी से नहलाकर गर्म कपड़ों से ढककर सुलाने का प्रयत्न कर रही थी तो आंटी लंच के लिए आ गईं और दरवाजे में खड़ी होकर देर तक उसकी हरकतों को देखती रहीं। वास्तव में वह उसे सगी माँ का स्थान दे रही थी। बच्चे को सुलाने के लिए कोई लोरी गुनगुनाती जा रही थी। आहट सुनकर उसने मुड़कर दरवाजे में खड़ी आंटी को देखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहना चाहा तो मुक्ता ने अपने होठों पर उंगली रखकर उन्हें चुप रहने का संकेत किया और बच्चे को सुलाकर दबे पांव आंटी को लेकर बाहर चली आईं। कैसा लग रहा है? क्या ममता का यह खेल? अब यह खेल नहीं, एक सत्य बन चुका है। मैंने तो कभी इस बात का एहसास भी नहीं किया कि यह मेरा बेटा नहीं और कभी करना भी नहीं। यह बच्चा तुम्हारे और रजत के जीवन को जोड़ने वाली एक कड़ी बन जाएगा जिसे रजत कभी तोड़ नहीं सकता। लेकिन आंटी, उसने इस बार भी मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। इस समय वह एक दूसरी स्त्री के जाल में है। एक बार उसे हिंदुस्तान आने दो, फिर देखो क्या होता है। और अगर वह अमेरिका से लौटा ही ना तो? सुमित्रा आंटी के पास इस प्रश्न का कोई उचित उत्तर नहीं था, फिर भी उसे सांत्वना देती हुई बोली, एक काम क्यों नहीं करती? क्या यह खुशखबरी रजत को लिख दो? सोचा तो मैंने भी था, लेकिन आंटी, वह कहते कहते रुक गई। लेकिन क्या? अगर मेरे पत्रों की भांति उसने इस खुशखबरी को भी ठुकरा दिया तो मैं कहीं की ना रहूँगी। तो एक ही रास्ता है। क्या? भगवान पर छोड़ दो। वह स्नेह भरी नज़रों से उसे देखती हुई बोली और उसे खींचती हुई डाइनिंग टेबल पर ले आईं। खाना खाने के बाद कॉफ़ी का एक दौर चला और दोनों इधर उधर की बातें करने लगीं।
सुमित्रा देवी ने आश्रम की समस्याओं की बातें छोड़ दीं। बीच में कहीं तुलसी का जिक्र भी आ गया और मुक्ता कॉफ़ी पीते पीते जैसे धक्के से रुक गई। आज मैं उससे मिलने गई थी, सुमित्रा देवी ने धीरे से कहा। कैसी है वह? ठीक है, बच्चे के बारे में पूछ रही थी। उसके नर्सिंग कोर्स का क्या हुआ? पूरा हो गया। अब मिलिट्री अस्पताल में उसे अस्थायी लोकल नर्स की नौकरी मिल गई है। खुश है ना? हाँ, बच्चे के लिए गरम मोजे बुनकर भिजवाए हैं। यह रहे। आंटी ने अपने बैग से लाल रंग के छोटे छोटे ऊनी मोजे निकालकर मुक्ता को दे दिए। मोजों को देखते ही मुक्ता के चेहरे पर कुछ दुख की रेखाएं उभर आईं और उसने अर्थपूर्ण ढंग से आंटी की ओर देखा तो वह कह उठी, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए ले लिए। लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुक्ता ने कुछ चिंतित स्वर में कहा। आखिर माँ है ना, बच्चे को भूलते भूलते भूलेगी। यह सुनते ही मुक्ता को यूँ अनुभव हुआ जैसे किसी ने जोर से उसका कलेजा मसल दिया हो। वह लाख इस बच्चे को अपना बच्चा समझे, रहेगा तो वह तुलसी का ही बच्चा। यह सोचते सोचते वह बेध्यानी में हाथ में लिए मोजों को उंगलियों से मसलने लगी। उधर लगभग इसी समय ऐसी ही मनोदशा तुलसी की भी थी। अस्पताल के ड्यूटी रूम में बैठी वह बच्चे के बारे में सोच रही थी और उसे लग रहा था जैसे कोई उसका कलेजा मसल रहा है। तभी मैट्रन की आहट ने उसे चौंका दिया और जल्दी से उठती हुई बोली, यस मैडम। 11 नंबर पेशेंट का टेम्परेचर लिया? जी, 1 घंटा पहले लिया था। तुलसी ने नंबर 11 का चार्ट मैट्रन के हाथ में देते हुए कहा और वह उसे सरसरी दृष्टि से देखती हुई बोली, 1 इंजेक्शन और दे दो, बुखार बढ़ना नहीं चाहिए। तुलसी ने मैट्रन के हाथ से चार्ट लेते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और रोगी के लिए इंजेक्शन तैयार करने लगी। वह इस मैट्रन से डरी डरी सी रहती थी क्योंकि वह उसकी हर गलती पर उसे बुरी तरह डांट दिया करती थी। थोड़ी शिक्षा होने के कारण दूसरी नर्स भी प्रायः उसका मजाक उड़ाया करती थीं, इसलिए उनसे भी वह दूर दूर ही रहती थी और हर समय अपने काम को सीखने में जुटी रहती। थोड़े ही समय में उसने चिकित्सा विज्ञान के काफ़ी शब्द सीख लिए थे। अपनी दिनचर्या में प्रयोग होने वाली अंग्रेजी के थोड़े बहुत वाक्य भी रट लिए थे ताकि स्टाफ के सामने उसे मानसिक हीनता का शिकार न होना पड़े। सुमित्रा देवी की सहायता और विशेष सिफारिश से उसे यह सम्मानजनक नौकरी मिली थी और वह इसे बनाए रखना चाहती थी। अपने आप को परिश्रम और लगन से और भी उठाना चाहती थी। जब वह सिरिंज में दवाई भर रही थी तो मैट्रन को की उपस्थिति के कारण उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी कंपकपी को छुपाए रखा। सिरिंज भरने के बाद वह वार्ड में चली आई और सीधी 11 नंबर बेड के पास आकर रुक गई। रोगी इस समय तकिए के सहारे अधलेटा कोई पत्र पढ़ रहा था। तुलसी के हाथ में सिरिंज देते हुए वह कह उठा, सुइयों से तो मेरी सारी बाँह छलनी हो चुकी है नर्स। मजबूर हूँ शेर सिंह, तुम्हारा बुखार नहीं बढ़ना चाहिए। अब कितना है? कल से कम। बुखार साला तो 2-4 दिन में घट जाएगा, उसने अपने कटे हुए हाथ को बेबस नज़रों से देखते हुए कहा। लेकिन इतना लंबा जीवन कैसे कटेगा? भगवान का शुक्र करो प्राण बच गए। किस काम के? गोली साली को भी लगना था तो वहाँ पर, सीधी सीने पर लगती तो शहीद हो जाता। ऐसा ना कहो शेर सिंह, तुम सिपाही हो, तुम्हें जीवन से यह गिला नहीं होनी चाहिए। तुमने देश के लिए अपनी बाँह गंवाई है, अब देश की बाहें तुम्हारी बाहें बन जाएंगी। लोग तुम्हें सिर आंखों पर बिछाएंगे। यह तुम दिल से कह रही हो? शेर सिंह ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा। ओ यस, तुलसी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। बातचीत का यह ढंग उसने नर्सिंग कोर्स के बीच सीखा था। कुछ ऐसे वाक्य जो जीवन से निराश हुए सिपाहियों से कहने पड़ते थे ताकि उन्हें जीवन के प्रति नया साहस उत्पन्न हो सके। वास्तव में जीवन में उत्साह और आशा का होना ही बड़े से बड़े रोग के लिए संजीवनी है। जैसे वह समझती थी कि यह बहुत झूठी सांत्वनाएं हैं। निराशा के बादल तो एक पल में इंसान पर छा जाते हैं, लेकिन उन्हें छटने में बहुत समय लगता है और कभी कभी तो यह छटते ही नहीं, गहने घने होते जाते हैं। यह सोचते सोचते उसने सिरिंज उठाई और पलक झपकने में सुई शेर सिंह की बाह में चुभो दी। डॉक्टर कहता था कुछ ही दिनों में तुम्हारा बनावटी हाथ लगा दिया जाएगा, तुम फिर से काम करने लगोगे। शेर सिंह के दिल को एक धक्का सा लगा। उसकी आंखों के सामने कई कृत्रिम हाथ पांव वाले लोगों की तस्वीरें घूम गईं और वह बुझ सा गया। तुलसी उसकी मनोदशा भांप गई और धीमी आवाज़ में बोली, सॉरी, मुझे यह नहीं कहना चाहिए था। नहीं नर्स, आज तुमने कहा है, कल सारा गांव कहेगा।
टुंडा, अपाहिज, और वह अनायास हंसने लगा। उसकी भयानक और कुछ विषैली हंसी ने वार्ड के सारे रोगियों का दिल हिला दिया और वह यूं देखने लगी जैसे वह पागल हो गया हो। हंसते हंसते वह अचानक रुक गया। तुलसी ने देखा उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। उसने घबराई हुई तुलसी को देखते हुए कहा, तुम मेरी इस बेसमय की हंसी से घबरा गई? नहीं तो, तुलसी ने संभलते हुए कहा, मैं कभी कभी ऐसे ही पागल हो जाता हूँ। सिपाही जरूर हूँ लेकिन इंसान भी हूँ। जानती हो, जिस रात मुझे गोली लगी उसी शाम टैंकरों के बीच जब रेजिमेंट के सिपाही आग के गिर्द बैठे थे तो मेजर शफीफ ने बड़ा उत्साहपूर्ण भाषण दिया था। दोस्तों, हम सिपाही हैं और सिपाही जीवन भर मौत से खेलता रहता है, गिरती हुई बिजलियों को ललकारता है। जो मुसीबत कल आने वाली है वह कोई मुसीबत नहीं है, क्योंकि वह अभी आई नहीं। हमारे और उसके बीच एक लंबी रात बाकी है। हम इस समय में ललकार कर उसे भगा सकते हैं, क्योंकि हम निहत्थे नहीं, हमारे हाथों में बंदूक है। वह बंदूक जो हमारे प्राणों से बढ़कर प्यारी है, हमारी महबूबा है, प्रेयसी है। यह हमेशा हमारा सिर ऊंचा रखती है, कभी बेवफाई नहीं करती। बोलते बोलते शेर सिंह रुक गया। तुलसी ने देखा उसका चेहरा जोश से तांबे के समान लाल हो गया था। आंखों में चमक आ गई थी, घनी भवें तन गई थीं और अस्पताल के रोगियों के लिबास में भी वह एक शूरवीर सिपाही लग रहा था जो पूरे उत्साह से युद्ध स्थल में कूद पड़ा हो। और फिर अचानक ही उसकी आंखें बुझ गईं और वह निराश स्वर में बोला, लेकिन वही बंदूक एक सिपाही से वफादारी करते हुए दूसरे सिपाही को सदा के लिए विकृत कर गई, अपाहिज बना गई। हाँ, जिसकी गोली मुझे लगी वह भी मेरी तरह सिपाही था। मेरी गोली यही हालत उसकी भी कर सकती थी। तुलसी ने उसके भावों को समझते हुए झट झुककर उसके माथे पर फूट आए पसीने को पोंछा और सिर का तकिया ठीक करते हुए बोली, पसीना आ रहा है, बुखार टूट रहा है, और जानते हो, बुखार टूटने के साथ कमजोरी बढ़ जाती है। तुम्हें इतना नहीं बोलना चाहिए। अब आराम से सो जाओ। नींद आती नहीं नर्स, कोई गोली दे दो, इस इंजेक्शन के बाद आ जाएगी। तुलसी ने पास रखी यूडोक्लीन से उसके चेहरे को साफ करते हुए कहा और उसके नीचे गिर गए पत्र को उठाकर तकिए तले रख दिया। फिर उसका ध्यान बदलने के लिए धीरे से पूछा, किसका पत्र है? माँ का। कब आ रही हैं? मैंने उसे आने से मना कर दिया है। अच्छा किया, आकर व्यर्थ परेशान होती। उसने शेर सिंह को चादर से ढांपते हुए कहा, गांव में और भी कोई तो होगा उसके साथ? ताऊ हैं, मौसी है, छोटा भाई? तब चिंता की कोई बात नहीं, वह सब मिलकर उसके दुख को हल्का कर देंगे। सिपाही की पत्नी थी और अब सिपाही की माँ है। यह दुख सहने की शक्ति है उसमें। डर तो इस बात का है कि वह दूसरा आघात शायद सहन ना कर पाए। एक प्रलय टूट पड़ा होगा उस पर। कैसा आघात? उसने झट पूछा। शेर सिंह का गला सूख रहा था। उसने थोड़ा रुककर तुलसी को इस तरह देखा जैसे वह उसके अपनों से हो, फिर बिना झिझक कह गया, मेरी सगाई टूट गई है। लेकिन यह फैसला तो कुसुम के माँ बाप का होगा। नहीं, कुसुम का भी ठीक ही तो किया उसने। वह एक अपाहिज के साथ पूरा जीवन कैसे काट सकती थी? वह तो तुमसे प्यार करती थी ना। जब तक सिपाही था हाथ पैर सलामत थे। यह कहते हुए उसने फिर अपने कटे हुए हाथ को देखा और पलकों को बंद कर लिया। आंसुओं की दो मोटी मोटी बूंदें उसके गालों पर फिसल आईं। शेर सिंह की पीड़ा का एहसास करती हुई तुलसी चुपचाप ड्यूटी रूम में लौट आई। उसे लगा जैसे शेर सिंह का दुख सुनकर उसके अपने दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया हो। मुक्ता सुमित्रा देवी के बंगले के बाग वाले झूले पर झूलती हुई एक स्वेटर बुन रही थी कि अचानक गेट में एक मोटर कार को दाखिल होते देखकर चौंक पड़ी। उसने एक झटके से अपने पैरों को जमीन पर टिकाकर झूले को रोका और ध्यानपूर्वक गाड़ी से आने वाले व्यक्ति को देखने लगी। थोड़ी देर बाद गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मिस्टर सिंह गाड़ी से उतरा। मुक्ता आश्चर्य से उसे देखने लगी। हेलो भाभी, सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा और लंबे लंबे डग भरता उसके सामने आ खड़ा हुआ। मुक्ता ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और उसके लिए पास ही रखी गार्डन चेयर को खींचते हुए बोली, आप अचानक? बस आ गया। तुमने तो भाभी बम्बई छोड़ने की खबर भी नहीं दी। बम्बई छोड़ी कहाँ है, यूं ही कुछ दिनों के लिए आंटी के पास चली आई हूँ। लेकिन आपको किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हारी पड़ोसन मिसेस रस्तोगी ने। और क्या कहती थी वह?
तुम्हारा फ्लैट ठीक हालत में है, रोज़ खोलकर चेक कर लेती हैं। टेलीफोन और बिजली के बिल उसने भर दिए हैं। लेकिन आप पूना कैसे? यूनियन प्रेस में अपना काम चला रहा था, देखने आया था, सोचा तुम्हें से भी मिलता चलूं। कैसी हो? आपको कैसी लगती हूँ? भगवान बुरी नज़र से बचाए। चेहरे की रौनक तो बढ़ गई है, लगता है रजत का पत्र आ गया है। उस ओर से तो वही उपेक्षा है भाई साहब, ना कोई संदेश ना पत्र। मेरे 2-4 पत्र और ग्रीटिंग कार्ड्स भी शायद उसने न्यूयॉर्क के गटर में फेंक दिए होंगे। मैं अमेरिका जा रहा हूँ, उसे कान से पकड़कर ले आऊँगा। आप अमेरिका जा रहे हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। हाँ, अगले महीने 10-12 दिन के लिए। कुछ मशीनरी खरीदनी है। आप रजत से मिलेंगे? अमेरिका जाऊं और उससे ना मिलूं? कुछ कहना हो या पत्र इत्यादि देना हो तो दे दो। आप पूना कब तक हैं? संडे तक। तो जाने से पहले मिलकर जाइएगा। रजत के लिए एक स्वेटर बुन रही हूँ। उसने हाथों में थमे एक रंगीन स्वेटर की ओर संकेत किया जो लगभग पूरा होने ही वाला था। ऑफ कोर्स, वह खुश होकर बोला। उसी समय बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर मुक्ता चौंकी और फिर अनायास अंदर की ओर भाग गई। उसका बच्चा सोते सोते जाग उठा था। बच्चे की आवाज़ और उसे सुनकर मुक्ता का इस प्रकार भागना देखकर सिंह असमंजस में पड़ गया। कुछ सोचकर वह बरामदे तक चला आया जहाँ से मुक्ता का खुला बेडरूम स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मुक्ता ने लपककर बच्चे को पालने में से उठा लिया था और उसे सीने से लगाकर थपककर सुलाने का प्रयत्न करने लगी थी। मिस्टर सिंह चुपचाप बाहर खड़ा आश्चर्य से यह दृश्य देखता रहा और फिर सुमित्रा देवी की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ा। वे अभी अभी बाहर से आई थीं। सिंह ने मुड़कर उनको हेलो का उत्तर हेलो से दिया। आप खड़े क्यों हैं मिस्टर सिंह? रजत का एक दोस्त हूँ, मुक्ता से मिलने आया था। तो आइए बैठिए। लेकिन यह बच्चा, उसने बेडरूम की ओर संकेत करते हुए कहा, रजत का है, इसलिए मैं मुक्ता को यहाँ ले आई थी। क्या कह रही हैं आप? सिंह खुशी से चीखा और बेडरूम में दाखिल होकर मुक्ता की गोद से बच्चे को छीनते हुए बोला, भाभी, हमें इतनी बड़ी खुशी से वंचित रखा। फिर जेब से मुट्ठी भर 100 रुपए के नोट निकालकर बच्चे के सिर पर निछावर करके बच्चे को मुक्ता की गोद में लौटाना ही चाहा था कि सुमित्रा देवी ने लपककर बच्चे को थाम लिया और मुक्ता से बोली, अरे बच्चे ही में मस्त रहोगी कि सिंह साहब को की कोई खातिर भी करोगी? हाँ भाई साहब, क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? चाय, लेकिन कोरी नहीं, मिठाई के साथ। सिंह ने जैसे अपना अधिकार जताते हुए कहा और दोनों उसकी इस आत्मीयता और घनिष्ठता पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुक्ता जब चाय बनाने के लिए मकान के अंदर चली गई तो सिंह आंटी की गोद में पड़े आश्चर्य से उसे देखते बच्चे के लाल लाल फूल से गालों को उंगलियों से छूते हुए उसे तूतरी जबान में बातें करने लगा। बदमाश, चुपचाप आ गया, न दीदी को बताया न अंकल को। तो दोस्तों, इस प्रकार गुलशन नंदा द्वारा लिखित लक्ष्मण रेखा का 6ठा भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी। अब इसके बाद इसका अंतिम भाग प्रस्तुत होगा, यानी 7वां भाग। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को स्टोरी के बारे में बताएं, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।